बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम पढ़ेंगे रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। तो इसमें हमने प्रूफ ये करना है कि टाइम हमारे पास एक रिलेटिव क्वांटिटी है, टाइम एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक फ्रेम है एस प्राइम जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है और उसके अंदर एक ऑब्जर्वर a मौजूद है। इसी तरीके से हमारे पास एक फ्रेम है एस जो कि रेस्ट के ऊपर मौजूद है और उसके अंदर एक ऑब्जर्वर भी मौजूद है। तो हम कहते क्या हैं, फर्ज करते हैं कि स्पेस में किसी जगह पे दो इवेंट अकोर हुए हैं। एक को इवेंट नंबर 1 बोल देते हैं, एक को इवेंट नंबर 2 बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं ऑब्जर्वर बी के लिए जो कि रेस्ट के ऊपर मौजूद है। ऑब्जर्वर बी क्या देखता है कि जो इवेंट 1 है वो एट ए टाइम t1 के ऊपर और स्पेस x1 के ऊपर अकोर हुआ है, और जो इवेंट 2 है वो एट ए टाइम t2 और स्पेस x2 के ऊपर अकोर हुआ है। ऑब्जर्वर बी कहता क्या है कि दोनों इवेंट एक ही टाइम के ऊपर अकोर हुए हैं, लेकिन दोनों अलग अलग जगह के ऊपर अकोर हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑब्जर्वर बी क्या देख रहा है कि ये दोनों इवेंट अकोर हुए हैं, दोनों की जगह अलग अलग थी लेकिन दोनों का टाइम सेम था। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या देते हैं कि दोनों के लिए टाइम सेम t1 इज इक्वल टू t2, और जगह सेम नहीं है तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2। ये हमारे पास कैलकुलेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं ऑब्जर्वर बी के लिए। अब ऑब्जर्वर ए के लिए हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, क्या उसके लिए यही वैल्यू आती है? अगर यही वैल्यू आ गई तो टाइम हमारे पास एब्सोल्यूट, अगर यही वैल्यू हमारे पास नहीं आती तो टाइम हमारे पास रिलेटिव, क्योंकि ऑब्जर्वर ए जो है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर बी और ऑब्जर्वर ए के दरमियान एक रिलेटिव मोशन मौजूद है, तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं आनी चाहिए अगर टाइम रिलेटिव है। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो टाइम हमारे पास एब्सोल्यूट होगा। तो ऑब्जर्वर ए क्या देखता है कि जो इवेंट 1 है वो एट ए टाइम t1 प्राइम के ऊपर अकोर हुआ है, और इवेंट उसके लिए जो स्पेस है वो x1 प्राइम, और इवेंट 2 एट ए टाइम t2 प्राइम और स्पेस x2 प्राइम के ऊपर अकोर हुआ है। अब करना क्या है हकीकत में हमने कि दोनों के लिए देखना है कि एक ही टाइम था या अलग अलग टाइम था। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि t1 इज इक्वल टू t2। इसका मतलब ये है कि t1 में से t2 को माइनस करें तो आंसर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमने ऐसा ही करना है कि t1 प्राइम में से t2 प्राइम को हमने माइनस करना है, तो आंसर 0 आ गया तो दोनों की वैल्यू बराबर, आंसर नॉट इक्वल टू 0 आया तो दोनों की वैल्यू अलग अलग। तो इससे पहले हम एक काम करते हैं कि ये फाइंड करना है। तो t1 प्राइम की वैल्यू हमारे पास क्या है, बाय लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन गामा इंटू t1 माइनस vx1 ओवर सी स्क्वायर। इसी तरीके से t2 प्राइम के लिए हमारे पास वैल्यूज हैं गामा इंटू t2 माइनस vx2 ओवर सी स्क्वायर। तो दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास आएगा t1 प्राइम माइनस t2 प्राइम इज इक्वल टू गामा t1 माइनस vx1 ओवर सी स्क्वायर माइनस ये t1 की वैल्यू पुट कर दिया, माइनस के बाद t2 की वैल्यू पुट करनी है, तो गामा t2 माइनस vx2 ओवर सी स्क्वायर। अब यूं करें कि यहां से और यहां से गामा को कॉमन ले लें, तो t1 प्राइम माइनस t2 प्राइम इज इक्वल टू गामा t1 माइनस vx1 ओवर सी स्क्वायर। इसमें से गामा कॉमन ले लिया, अब यहाँ से भी गामा कॉमन ले रहे हैं तो माइनस दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस t2 प्लस vx2 ओवर सी स्क्वायर। तो आप यूं करें कि t1 माइनस t2 को एक जगह पे लिख लें t वाली टर्म्स को, और यहाँ से आप यूं करें कि v ओवर सी स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो प्लस v ओवर सी स्क्वायर को कॉमन ले लिया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये वाली टर्म प्लस वाली पहले लिख लेते हैं x2 माइनस x1, ये हमारे पास बन जाता है। t1 माइनस t2 यहाँ पे हमने देखा हुआ है कि वो 0 है, क्योंकि ये वो वाली वैल्यूज हैं जो कि ऑब्जर्वर बी ने कैलकुलेट की थी, ये वो वाली वैल्यूज हैं जो कि ऑब्जर्वर ए कैलकुलेट कर रहा है। तो t1 माइनस t2 हमने 0 बोला हुआ है क्योंकि जो हमारे पास ऑब्जर्वर बी के लिहाज से दोनों एक ही टाइम पे अकोर हो रहे हैं, तो ये हमारे पास 0। लेकिन
x2 माइनस x1 की वैल्यू हमने बोला हुआ है कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि x2 माइनस x1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास क्या आ जाएगी, नॉट इक्वल टू 0। तो t1 प्राइम माइनस t2 प्राइम इज इक्वल टू ये वाली टर्म 0 प्लस नॉट इक्वल टू 0, टोटल आंसर आएगा नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास आंसर अलग आ गया है, यानी कि यहाँ पे दोनों का आंसर 0 आया था, यहाँ पे दोनों का आंसर 0 नहीं आया। इसका मतलब ये है कि t1 प्राइम इज नॉट इक्वल टू t2 प्राइम, यानी कि ऑब्जर्वर ए क्या देखता है कि यहाँ पे अगर आप देखें कि दोनों जो इवेंट हैं वो अलग अलग स्पेस के ऊपर अकोर हुए हैं और अलग अलग टाइम के ऊपर अकोर हुए हैं। एक इवेंट पहले और एक इवेंट थोड़ा सा बाद में अकोर हुआ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टाइम जो है वो हमारे पास एक रिलेटिव क्वांटिटी है। हाँ, हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि जब हमारे पास ये भी टाइम सेम आ जाएगा, वो क्या है कि अगर आप यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2 पुट करें तो हमारे पास ये भी आंसर 0, ये भी आंसर 0, तो t1 प्राइम माइनस t2 प्राइम इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो इवेंट ऑब्जर्वर बी के लिए यहाँ पे देखें एक ही टाइम के ऊपर और एक ही स्पेस के ऊपर अगर अकोर हो रहा हो तो वो ऑब्जर्वर ए के लिए भी यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ही टाइम के ऊपर और एक ही स्पेस के ऊपर अकोर हो सकता है। तो मैथमेटिकली यहाँ पे अगर हम क्या दें कि इफ x1 इज इक्वल टू x2 यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे भी आपके पास इज इक्वल टू 0 आएगा, ये वाली टर्म में, यानी कि ये भी 0 और टाइम t2 माइनस t1 यहाँ पे ऑलरेडी बोला हुआ है कि 0, तो यहाँ पे t1 प्राइम माइनस t2 प्राइम इज इक्वल टू 0, तो t1 प्राइम इज इक्वल टू t2। ये वो पॉसिबिलिटी है कि जब दोनों का आंसर हमारे पास सेम आना चाहिए। तो यहाँ से हम यूं कह सकते हैं कि जो टाइम हमारे पास एक फ्रेम के अंदर हमने मेजर किया है, लाजमी नहीं है कि दूसरी फ्रेम के अंदर भी वही टाइम हो, दूसरी फ्रेम के लिहाज से वो टाइम कोई और हो सकता है, और इसी चीज को हम बोलते हैं रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी।